अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड। इस टॉपिक से रिलेटेड बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस वीडियो के एंड पे दिए गए हैं, इसलिए सारी वीडियो को गौर से देखिएगा और मुझे उम्मीद है कि वीडियो के एंड तक आप इन क्वेश्चंस को ना सिर्फ सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे बल्कि इसमें बहुत अच्छे मार्क्स भी हासिल करेंगे। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड। स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल साइंसेज अरसा दराज से मैनकाइंड की वेलफेयर के लिए कोशा है। वो चाहे बढ़ती हुई आबादी के लिए खुराक की किल्लत को पूरा करना हो, या वो आए दिन पेश आने वाले वाकयात हों जिनको हम कैटास्ट्रॉफिक एक्टिविटीज़ कहते हैं, जिनमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां, जैसा कि आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है और इसके लिए वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुई है, तो ये बायोलॉजिकल साइंसेज का एक माइलस्टोन है। इसके अलावा एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन, उसकी कंजर्वेशन के लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज, ये भी बायोलॉजिकल साइंसेज में ही आता है। बायोलॉजिकल साइंसेज की डिफरेंट फील्ड्स में इन एडवांसेस ने जहां हमारे फूड की कमी को पूरा किया है, डिफरेंट वैरायटीज हमारे पास मौजूद हैं, वहीं हमारी हेल्थ को भी इम्प्रूव किया है और इसकी वजह से हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स काफ़ी इम्प्रूव हो गए हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स के हवाले से। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर इनकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं कि दुनिया की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो कल्टीवेबल लैंड है यानी कि काश्तकारी वाली ज़मीन है वो कम होती चली जा रही है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हाउसिंग जो सोसाइटीज़ हैं उनके अंडर जा रही है। इसकी वजह से फूड की शॉर्टेज हो रही है। इसको किस तरह से कॉम्बैट किया जा सकता है? डेफिनेटली हमें प्लांट प्रोडक्शन को रैपिडली इंक्रीज करना होगा। इसके दो मेथड्स हो सकते हैं, या तो जो पहले से प्लांट्स मौजूद हैं उनकी जो वैरायटीज हैं उनको इम्प्रूव किया जाए, या फिर न्यू वैरायटीज को इंट्रोड्यूस करवाया जाए जो कि पहले से ज्यादा यील्ड भी दे रही हूं, इसके अलावा डिजीज एंड इंसेक्ट या पेस्ट रेजिस्टेंट भी हूं। इसके अलावा सिलेक्टिंग ब्रीडिंग को यूज किया जा सकता है। बेसिकली इसमें जेनेटिक्स के मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स को यूज किया जाता है, जिससे प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंट न्यू वैरायटीज डेवलप की गई हैं। इनकी एग्जाम्पल व्हीट, राइस, कॉर्न, चिकन, शीप एंड काउ की हैं। नाउ व्हाई दिस इज नीड ऑफ द आर, इसकी जरूरत क्या है? क्योंकि स्टूडेंट्स, प्लांट पैथोजेनिक फंजाई और इंसेक्ट पेस्ट जो है डिफरेंट क्रॉप्स के, वो ना सिर्फ हमारी क्रॉप से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, शेल्टर ले रहे हैं, बल्कि जो प्लांट्स हैं उनको वीक कर रहे हैं। प्लांट्स वीक होंगे तो अल्टीमेटली जो उनकी यील्ड है, जो एंड प्रोडक्ट हमें मिलनी है, जो पैदावार होनी है, वो भी कम हो जाएगी। तो इट विल रिजल्ट इन रिड्यूस्ड यील्ड। अब इसको हम कुछ रवायती तरीकों से कवर तो कर सकते हैं, जैसे केमिकल फंजीसाइड्स हैं या पेस्टिसाइड्स हैं, उनका स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन उससे क्या होगा, वो स्प्रे एक तो हमारे पास एयर पोल्यूशन कॉज करेंगे, दूसरा वो बारिश के पानी के साथ या इरिगेशन पानी के साथ जमीनी पानी का हिस्सा बनेंगे और वाटर टॉक्सिसिटी के साथ साथ सॉइल टॉक्सिसिटी कॉज करेंगे, जिसके नुकसानात ना सिर्फ ह्यूमन हेल्थ पे हैं बल्कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी कॉज होगी। तो इस चीज को किस तरह से कॉम्बैट किया जा सकता है, किस तरह से इस मसले से निपटा जा सकता है, इस सवाल का जवाब जो है वो बेसिकली बायोलॉजिकल साइंसेस के पास है, और वो है ट्रांसजेनिक प्लांट्स। अब ये ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या हैं? बेसिकली ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल या डीएनए बायोटेक्नोलॉजी की मुख्तलिफ टेक्निक्स को अप्लाई करते हुए तब्दील कर दिया जाता है। अमूमी तौर पर इस तब्दीली के प्रोसेस के दौरान प्लांट में कोई नया जीन इंसर्ट किया जाता है। ये नया जीन अगर किसी दूसरी स्पीशीज से हो तो इसको ट्रांसजीन कहा जाएगा। स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि अगर ये जीन किसी दूसरी स्पीशीज से ताल्लुक रखता है तो इसको
ट्रांसजीन कहा जाएगा। अमूमी तौर पे प्लांट में दूसरे प्लांट्स जो कि इनकी मुख्तलिफ स्पीशीज से ताल्लुक रखते हों या मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हासिल करदा जीन को इंसर्ट किया जा सकता है। इस जीन इंसर्शन का मकसद यूजली ये होता है कि आप प्लांट में अपनी मर्जी के कोई डिजायर्ड ट्रेट्स या डिजायर्ड करेक्टरिस्टिक्स पैदा करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे एक पौधे की मिसाल लेते हैं जो कि ऐसी जगह पे उगता है जहां पानी बहुत वाफिर मिकदार में मौजूद हो। लेकिन अगर पानी की किल्लत हो या हमें इस पौधे को किसी ऐसी जगह पे उगाना पड़े जहां पे ड्रॉट हो, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस जीन में, इस प्लांट में इस तरह की जीन इंसर्ट करने पड़ेंगे जो कि कम नमी पर भी अफजाइश और नमो की सलाहियत रखता हो। आइए देखते हैं कि ये ट्रांसजेनिक प्लांट किस तरह से बनते हैं। यहाँ पे आपको एक बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है, ये देखें। इससे डीएनए की एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन है, उसकी क्लोनिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन है, टिश्यू कल्चर है एंड देन प्लांट ब्रीडिंग है। इस प्रोसेस को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपके लिए इसको समझना आसान हो जाए। स्टूडेंट, बेसिकली ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए होता है जिससे आप डिजायरेबल जीन एक्वायर कर सकते हैं। यहाँ इस पिक्चर में आपको बैक्टीरिया से डीएनए आइसोलेट या एक्सट्रैक्ट किया हुआ दिखाई दे रहा है। इस डीएनए से अपनी मर्जी का जीन जिसको आप प्लांट में इंसर्ट करना चाहते हैं हासिल किया गया है। इस जीन पर बायोटेक्नोलॉजी की डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करते हुए इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाई जाती हैं। मल्टीपल कॉपीज बनाने के इस प्रोसेस को जीन क्लोनिंग कहा गया है। शॉर्ट क्वेश्चन वाइज ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको दोबारा बता देती हूं कि आइडेंटिकल जीन की आइडेंटिकल एंड मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करने के अमल को जीन क्लोनिंग कहा जाता है। ये इसी तरह है जिस तरह एक फोटोकॉपी मशीन, आप उसके अंदर अपना एक जो भी डिजायर्ड पेपर है वो रखते हैं, एक बटन प्रेस करते हैं और उसकी मुख्तलिफ कॉपीज प्रोड्यूस हो जाती हैं जो कि आपके उस रखे गए पेपर की एग्जैक्ट फोटोकॉपी होती हैं। क्लोनिंग में भी कुछ इसी तरह का काम होता है, लेकिन यहाँ पे उस पेपर की बजाय जीन्स की आइडेंटिकल कॉपीज प्रोड्यूस की जाती हैं। जीन क्लोनिंग के इस प्रोसेस में इस सिलेक्टेड जीन की लातादाद आइडेंटिकल कॉपीज बनाई जाती हैं। इन आइडेंटिकल कॉपीज को आइसोलेटेड प्लांट सेल के अंदर इंसर्ट किया जाता है। जब ये आइसोलेटेड प्लांट सेल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इस क्लोन्ड जीन को पिकअप करता है तो इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देती हूं कि ये आइसोलेटेड प्लांट सेल जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इस सिलेक्टेड जीन को पिकअप करेगा तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? ट्रांसफॉर्मेशन। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इस एक प्लांट सेल के अंदर आपका डिजायर्ड जीन इंसर्ट हो गया है। अब आप इस एक सेल को इससे एक मुकम्मल पौधा बनाएंगे, क्योंकि ये सेल उस आइसोलेटेड जीन को इनकॉर्पोरेट कर रहा है जिसमें हमारी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक मौजूद हैं। अब इस एक सेल और इसके जैसे दूसरे सेल्स को आर्टिफिशियल मीडियम में टिश्यू कल्चर प्लेट्स पर कल्चर किया जाएगा। कहाँ कल्चर किया जाएगा? टिश्यू कल्चर प्लेट्स पर कल्चर किया जाएगा। इस दौरान प्लांट सेल को फेवरेबल कंडीशंस और जितने भी जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो मस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि उसकी एफिशिएंट ग्रोथ को यकीनी बनाया जा सके। इस नतीजे में एक कंप्लीट प्लांट हासिल हो जाता है और इस प्लांट के अंदर वो जीन मौजूद हैं
जो कि आपने उस सेल में इंसर्ट किए थे, क्योंकि ये प्लांट एक्चुअली उसी सेल की माइटोटिक डिवीजन से बना है। अब आप इस ट्रांसजेनिक प्लांट की कन्वेंशनल ब्रीडिंग के जरिए रिप्रोडक्शन करवाएंगे, ये अपने बीज पैदा करेगा और उन बीज को सो करके हम एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हासिल कर सकते हैं, जो कि डिजीज रेजिस्टेंट भी होगी एंड ड्रॉट रेजिस्टेंट भी होगी। इसकी एग्जाम्पल हम बीटी कॉटन की ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, पाकिस्तान और इसके अलावा जहां भी कॉटन की काश्त की जाती है, वहां पे आजकल बीटी कॉटन ही की काश्त की जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इस किस्म के मॉडिफाइड जीन्स मौजूद हैं जो इसको हमला आवर जो इंसेक्ट्स हैं उनके अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन इस टेक्निक के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस में अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है कि जी हाई एफिशिएंसी है, जो भी हम प्लांट सो करते हैं उनकी। फार्मर्स के लिए अगर हम देखें तो क्योंकि ये इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट भी हैं, ड्रॉट रेजिस्टेंट भी हैं, इसके अलावा थर्मो रेजिस्टेंट भी है, तो ये मुख्तलिफ जो हमारे पास बायोटिक प्रेशर्स हैं जैसे इंसेक्ट्स वगैरह एंड जो एबायोटिक स्ट्रेस है जैसे कि टेम्परेचर, पानी वगैरह इसमें फ्लक्चुएशन आती है, तो उसको बेयर कर सकता है, जिसकी वजह से डेफिनेटली फार्मर को ज़्यादा अच्छी यील्ड मिलेगी और उसका जो इनपुट है वो कम होगा, आउटपुट ज़्यादा होगा। इसी तरह इंडस्ट्रीज में अगर हम देखें तो पेपर बनाने वाली इंडस्ट्री को ऐसी वुड चाहिए होती है जिसमें जो लिग्निन कंटेंट है वो कम हो। इसके अलावा जो स्टार्च है वो मॉडिफाई हो, तो वो भी वो हासिल कर सकते हैं। थेराप्यूटिक पर्पस के लिए ह्यूमन प्रोटीन प्रोडक्शन भी की जा सकती है। कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से इसका फायदा अगर हम देखें तो न्यूट्रिशियस वैल्यू, फलों की, सब्जियों की जो उसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट है उसको इंक्रीज किया जा सकता है। इसके अलावा जो फ्यूचर है ट्रांसजेनिक प्लांट्स का, कि प्लांट्स के अंदर रिक्वायर्ड जो विटामिन्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, मिनरल्स हैं, वो इनकॉर्पोरेट किए जाएं और डेफिनेटली जब हमें कम पेस्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स यूज करनी पड़ेंगी तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन को भी कॉम्बैट किया जा सकता है। तो ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होगा, ह्यूमन फ्रेंडली होने के साथ साथ। लेकिन स्टूडेंट, हर चीज के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। जहां इसके बेशुमार फायदे हैं तो इसके कुछ नुकसान भी हैं। जैसे हर इंसान का जो इम्यून सिस्टम है, बॉडी सिस्टम है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो डिफरेंट होता है। उसके कुव्वत मुदाफ़त कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो बाज़ दफ़ा इन प्लांट्स या इन जीएमओज को खाने की वजह से आप में एलर्जी भी हो सकती है। इसके अलावा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी आ सकती है। आप एक फॉरेन डीएनए खा रहे हैं तो आपका अपने बॉडी का जेनेटिक मेकअप भी अल्टर हो सकता है। इसके अलावा नेचुरल एनवायरनमेंट में अगर हम देखें तो जो हमारी एक्चुअल क्रॉप है और जो वहां पे मौजूद जड़ी बूटियां हैं, खुदरो पौधे हैं, वहां पे जीन फ्लो हो रहा है। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स वगैरह अगर उनका हम स्प्रे कम कर रहे हैं, क्यों कम कर रहे हैं? क्योंकि वहां पे जो पेस्ट हैं, जो इंसेक्ट हैं, वो कम आते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो फसल जो है उसको तो कीड़े भी खाना पसंद नहीं करते, तो उसको हमें खाना पड़ा है। तो क्या ये रियल क्रॉप है, ये रियल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, या ये सिंथेटिक है, आर्टिफिशियल हैं? क्या वाकई ही जो न्यूट्रिएंट कंटेंट का हम दावा करते हैं वो इनके अंदर मौजूद हैं? अनफॉर्चुनेटली रिसर्च के लिए ये अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि ये कंपनीज के पेटेंट होते हैं एंड यू कैन नॉट यूज देम विदाउट देयर परमिशन एंड डेफिनेटली दे आर नॉट गोइंग टू परमिट यू समटाइम्स। इसके अलावा जो हमारे फार्मर्स का रवायती तरीका है खेती बाड़ी करने का, डेवलपिंग कंट्रीज या जो अभी लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें अगर आप देखें तो वही पुराने खेती बाड़ी के तरीके यूज किए जा रहे हैं। जो हमारे फार्मर्स हैं वो लिटरेसी रेट भी देखें हमारी कंट्रीज में बहुत कम है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड नेशंस। तो हमें इन चीज़ों के बारे में इतना इल्म भी नहीं है, हमारे पास इतना नॉलेज भी नहीं है, अवेयरनेस भी नहीं है। तो हम इन टेक्निक्स को किस तरह से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं डेली लाइफ में? अब वो फार्मर जिसको इस टेक्निक के बारे में पता नहीं है, इसकी नो हाउ नहीं है, वो इसको यूटिलाइज नहीं कर सकता।
वो ग्रोइंग इकोनॉमी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट नहीं कर सकता, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वर्ल्ड की ड्यू टू रैपिड एक्सप्लोजन इन पॉपुलेशन उसको मीट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से डेफिनेटली उसकी इनकम में कमी आएगी। इसके अलावा रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अवेलेबल नहीं होती हैं ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। स्टूडेंट्स यहाँ तक था ट्रांसजेनिक प्लांट्स, और बोर्ड में जो प्रीवियस पास्ट पेपर्स हैं आपके, उसमें जो क्वेश्चन आए हैं वो हैं व्हाट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल। बेसिकली हम जो हार्मफुल कह लें इंसेक्ट्स हैं, जो पेस्ट हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए फार्मर्स फ्रेंडली इंसेक्ट इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, जैसे लेडी बग या लेडी बर्ड जिसको बोला जाता है। आम जुबान में इसको वो अम्मा बुड्ढी भी बोलते हैं। वो छोटा सा बर्ड होता है जिसके ऊपर ब्लैक कलर के डॉट डॉट होते हैं, सॉरी बर्ड बोल रही हूँ, इंसेक्ट होता है। तो ये क्या करता है, ये जो हार्मफुल इंसेक्ट हैं उनको खाते हैं और जो प्लांट है उसको ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाते। तो ये फार्मर्स के लिए क्योंकि फायदेमंद होता है, तो इसको फार्मर फ्रेंडली इंसेक्ट्स भी बोला जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बेसिकली बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। इसके अलावा ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होते हैं, क्लोनिंग किसे कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से क्या मुराद है, ट्रांसजेनिक प्लांट के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो ये इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में मौजूद हैं। इसको अगर आपसे कोई पॉइंट मिस हो गया है, प्लीज इसको रिपीट कीजिए, दोबारा देखिए, और मुझे उम्मीद है कि आप इन तमाम क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर सकते हैं। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है, अदर देन ट्रांसजेनिक प्लांट्स, हम किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं प्रोडक्शन को, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलते हैं। टिल देन टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज।